जब मैंने अपने हक़ के लड़ाई के लिए आवाज़ उठाई तो मेरा मुंह बंद कर दिया गया। मुझे ये कह कर के चुप कर दिया गया कि बाहर आवाज़ नहीं निकलनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। मैं भी आप सबकी दुआओं के साथ में ठीक हूँ। क्या एक औरत होना एक जुर्म है? क्या जुल्म सहना सही है? कहते हैं जो जुल्म सहता है उससे ज़्यादा गुनहगार वो होता है, वो खुद गुनहगार होता है, क्योंकि जुल्म सहना एक गुनाह ही तो है। और मैं वो जुल्म सह रही थी। जैसे कि पढ़ाई लिखाई होने के बाद में रिश्ते नाते आते हैं, इसी तरीके से मेरे माँ बाप को भी फ़िक्र हो गई कि बस इसका रिश्ता करो और इसके घर कर दो। ये नहीं चाहा उन्होंने कभी कि मैं कुछ पढ़ लिख करके कुछ करूँ। मैं पढ़ाई में बहुत तेज़ थी, मेरा मन बहुत था कि मैं कुछ करूँ, अपने लिए जॉब करूँ, अपने लिए कुछ करके दिखाऊँ, माँ बाप के लिए कुछ करके दिखाऊँ। लेकिन माँ बाप ने एक बोझ समझ करके मुझे भी ये कह दिया कि घर का काम काज सीख लो और उसके बाद में अपने अपने घर चले जाओ, ताकि हम भी फ्री हो जाएं और अपने फ़र्ज़ से आज़ाद हो जाएं। हर माँ बाप की ये सोच क्यों होती है? बेटियों के लिए आखिर क्यों? आज के ज़माने में भी बहुत सारे माँ बाप ऐसे होते हैं जो कि यही सोचते हैं कि बस जिस तरीके से भी हो इसकी शादी करके इसको इसके घर का कर दो। मेरे भी बहुत अरमान थे, मैं भी बहुत सोचा करती थी कि काश मैं कुछ कर के दिखाऊं, अपने आने वाले फ्यूचर के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने घर के लिए कुछ करूं। पर मेरी आवाज़ को बंद कर दिया गया और मुझे ये कह दिया गया कि तुम बेटी हो, जो कुछ करना है अपने घर जा कर के करना। बस तुम्हारा यहाँ पर काम सीखना और घर से अपने घर तक का सफ़र तय करना है, यही तुम्हारी एक मंजिल है। और कुछ इसी तरीके से मेरे साथ करा। देखते ही देखते रिश्ते आने लगे। जब माँ बाप एक दूसरे के कान में डालते हैं ना कि मेरी बेटी बड़ी हो गई है, कोई रिश्ता अच्छा हो तो देखना, ध्यान रखना, तो आस पड़ोस वालों के यहाँ पे सबसे पहले ये बात खबर फैल जाती है अच्छी तरीके से। और कहीं से रिश्ता आया ही ना आए, लेकिन आस पड़ोस वालों के दर्द भी होता है और वो ही रिश्ते भेजते हैं उल्टे सीधे। मेरे भी इसी तरीके से आने लगे रिश्ते। मैंने अम्मी को बहुत मना करा, पापा के सामने भी मैंने बहुत कहा कि मैं कुछ करना चाहती हूँ, अभी रुक जाओ, थोड़ा टाइम तो दो, अभी तो पढ़ाई कंप्लीट हुई है, अभी तो मैंने कुछ सही तरीके से अपने घर के अंदर देखा भी नहीं है। लेकिन माँ बाप ने बिल्कुल नहीं सुनी और जैसे ही पड़ोस में से एक रिश्ता आया, बस उसको आनन फानन में ही तय कर दिया गया, ना पूछताछ ना कुछ, क्योंकि हम कई सारी बहनें थी ना। माँ बाप ने सोचा कहाँ तलक पूछताछ कर, बस कर करा के अलग करो। और इसी तरीके से ना मेरा रिश्ता जहाँ पर से आया था, वो दो भाई थे और दो बहनें थी। दोनों बहनों की शादी हो गई थी, उनकी कोई डिमांड भी नहीं थी। उन्होंने एक ही बात कह दी थी कि हमें बस दूसरे लड़के से आपकी लड़की का रिश्ता चाहिए, क्योंकि बड़े बेटे की शादी हो चुकी थी और वो अपने घर के अंदर सेट थे, पर उनके बाल बच्चे नहीं थे। तो इन्होंने सोचा कि छोटे बेटे की शादी कर देंगे तो बच्चे वगैरह हो जाएंगे। बस माँ बाप ने फ़ौरन तौर पे तय कर दिया और 2 महीने का टाइम लिया और उसी 2 महीने के अंदर मेरे मंगनी वगैरह और निकाह वगैरह सब उसी में ही हो गया। मैं भी चुप रही, क्योंकि क्या कर सकते हैं, हम कुछ भी नहीं कर सकते, अपने हक़ की लड़ाई तो लड़ ही नहीं सकते। मेरी सास मुझसे बहुत प्यार करा कर और बस एक ही बात कहती कि बस जल्दी से घर आ जाओ और नन्हे मुन्ने हमारे घर आ जाए। उनका बस नहीं चल रहा था कि शादी से पहले ही बच्चे हो जाएं और मैं उन्हें बता दूं कि हाँ, मैं तुम्हारे पोता पोती की माँ बनने वाली हूँ। और ऐसे ही हुआ। शादी कुछ दिनों के बाद में मेरी शादी हो गई। जब मैं उनके घर गई तो उनका जो माहौल था वो हमारे घर से बहुत अलग था। ये अच्छे घर के लोग थे। मेरा तो घर आना बिल्कुल ऐसे ही था जैसे कि मिडिल क्लास होते हैं। इनके घर के अंदर हर चीज़ की सुविधा थी और हर चीज़ का मुझे आराम था। मैं बहुत खुश थी, मेरे हस्बैंड भी, मैं भी। 2 महीने मेरे बहुत आराम से निकले उस घर के अंदर। लेकिन 2 महीने के बाद से पूछताछ शुरू हो चुकी थी मेरे लिए। मेरी ज़िंदगी में एक ऐसी अनहोनी होने वाली थी जिसका मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मैं अपने हस्बैंड के साथ बहुत अच्छे से रहती, उनसे बहुत प्यार करती, वो भी मुझसे बहुत अच्छे से रहते, खुश रहते, प्यार करते। लेकिन एक दिल के अंदर उनके पता नहीं क्या बात थी, जो कभी कभी वो एक ही बात कहते थे कि हमारे बच्चे होंगे नहीं होंगे। तो मैं उनसे कहती थी कि ऊपर वाले के ऊपर तवक्कल रखना चाहिए, क्योंकि अल्लाह देने वाला है और हम लेने वाले हैं। क्योंकि आज बड़े वाले भैया भाभी जो थे, उनकी शादी को 6 साल हो चुके थे और औलाद से वो महरूम थे। दोनों बहनों के बच्चे थे और मैं हर एक दुआ करा करती, लेकिन मेरी सास ने अब बोलना और टोकना शुरू कर दिया था। बड़ी भाभी का तो जीना मुहाल था इस घर के अंदर,
लेकिन वो पता नहीं क्यों चुप रहा करती, खामोशी के साथ सारे काम करती, लफ्ज़ उफ़ नहीं करती, ना वो मुझसे ज़्यादा बात करा करती थी, वो चुप रहा करती थी। मैं बहुत चाहती थी कि मैं उनसे बातचीत करके घुल मिल जाऊं, ताकि ऐसा रहे कि हाँ, मेरे पास कोई और है जिससे मैं अपने दिल की कह सकती हूँ। इसी तरीके से 2 महीने जब गुज़र गए, मेरी सास ने बोलना शुरू करा कि अब अल्लाह ने अभी तक हमारी गोद नहीं भरी, कब भरेगा, डेट निकल गई है क्या, कब होगा। इसी तरीके से पूछती रहा करती थी और मैं चुप हो जाती, कभी शर्मा जाती तो कभी चुप होती। अब वो ताने देने लगी थी। ताने देते देते कुछ दिनों के बाद उन्होंने मुझे मुल्ला मौलवियों में दिखाना शुरू कर दिया। फिर उसके बाद डॉक्टरों को दिखाना शुरू कर दिया। मैं जब भी चुप रही, मैंने एक बार उनसे ये भी कहा कि आप अपने बेटे का भी मेडिकल कराओ, ताकि पता चले, क्योंकि हम पढ़े लिखे हैं, आज के ज़माने में सारी चीज़ें कॉमन है, सब पता रहता है लड़कियों को। लेकिन उन्होंने एक ही बात कही कि तुम्हारे ससुर के 2 बेटे नहीं हैं क्या, 2 बेटियाँ, तो मेरे बेटों के अंदर ये चीज़ें कैसे हो सकती हैं। वहाँ मैं चुप हो गई। मैंने उनसे ये भी कहा कि नहीं, ऐसा होता है, लेकिन उन्होंने इस बात को ये कहकर मुझे डांट दिया कि जब मेरे बच्चे हैं और मेरे हस्बैंड के बच्चे हुए हैं तो मेरे बच्चों के भी बच्चे होंगे। कमी तुम्हारे अंदर है, तुम्हारी बड़ी वाली जेठानी के अंदर है। अक्सर औरतों में ही कमी आती है, लड़कों में नहीं आती। बस इस तरीके से अब हमारे घर में कलेश होनी शुरू हो गई थी। थोड़ी थोड़ी बात के ऊपर कलेश शुरू हो गई थी। और कुछ टाइम के बाद में जब मुझसे बर्दाश्त नहीं हुई तो मैं अपनी अम्मी के चली गई। लेकिन वही बात होती है, अम्मी के यहाँ से भी मुझे आना पड़ा। आने के बाद में फिर मैंने कई दिन तक अपने हस्बैंड से कहा कि क्या बात है, बच्चे ना होने का सारी ज़िम्मेदारी मेरे ऊपर, आपके ऊपर बिल्कुल नहीं। वो चुप हो जाते। लेकिन इस बार जब से मैं मैके से आई थी, मेरे साथ कुछ अजीब व गरीब चीज़ें हो रही थी। ये बतानी आप सबके लिए इसलिए ज़रूरी है कि आज के ज़माने में भरोसा किसी पे भी नहीं कर सकते। जब से मैं मैके से आई थी, मेरे हस्बैंड है ना मिठाई लेकर के आते रात को। कोई भी मीठी चीज़ बनती है तो घर के अंदर, जैसे कभी खीर, सेवइयाँ, कभी हलवा, कुछ भी बनता रात को हमारे कमरे में आता। कभी दूध आता और वो मुझे पिलाया जाता। वो पीने के बाद में मुझे ये नहीं पता चलता मैं कहाँ हूँ कहाँ नहीं। मैं बिल्कुल बेहोश होकर के सो जाती। सुबह में मेरी आँख 9-10 बजे खुलती। कहाँ 6 बजे मैं उठने वाली और कहाँ मैं 9-10 बजे उठती। उस पर मेरी सास का बिल्कुल नॉर्मल मिजाज रहा ना। तो उन्होंने मुझे ये कहा इतनी देर से क्यों उठ रही हो, क्या बात है क्या नहीं, बिल्कुल नॉर्मल। मुझे बड़ा ताज्जुब सा होता था कि मेरे शुरू शुरू में तो मेरी सास बहुत गुस्सा करा करती थी कि जल्दी उठना चाहिए, ये है वो है, इस तरीके से। लेकिन कुछ दिनों के बाद मेरे पेड़ों के अंदर और पेट के अंदर दर्द होने लगा। मैं रोज़ कहती कि मेरे पेट के अंदर बहुत तेज़ दर्द होता है, और वो कह देते हैं कि नहीं ऐसे ही होता होगा। और ऐसे ही करते करते है ना, एक दिन मुझे खुद को अजीब सा लगा कि मैं जब दूध पीती हूँ या मैं जब भी मिठाई खाती हूँ, मैं इतनी बेहोश होकर के क्यों सोती हूँ। ये चीज़ मेरी जेठानी को पता थी, मेरी सास को पता थी, यहाँ तक कि मेरे हस्बैंड को भी पता थी। लेकिन सब ऐसे हो गए जैसे अनजान। अब मेरे पेट के अंदर इतना दर्द होता कि मुझसे खड़ा भी नहीं हुआ जाता था, मुझसे चला भी नहीं जाता था। एक दिन मैंने रो कर अपने घर वालों को फ़ोन करा और उन्होंने मुझसे कहा कि हम तुम्हें डॉक्टर के ले जाएंगे, पर मेरी सास ने मना कर दिया। मैंने एक दिन सोचा कि मैं रोज़ दूध पीती हूँ, मिठाई खाती हूँ, शायद इसकी वजह से इन्फेक्शन हो गया, आज नहीं खाऊंगी। उस दिन कुछ नहीं खाया और मैंने एक साइड में रख दिया, ताकि सब घर वालों को ये महसूस हो या मेरे हस्बैंड को कि मैंने वो दूध पी लिया। क्योंकि अक्सर वो ये कहा करते थे कि जैसे मिठाई वगैरह लेकर आई है, दूध सोने से पहले कहते थे ज़बरदस्ती करके कि खा लो, मैं भी खा रहा हूँ तुम भी खा लो। और वो एक साइड से खाते थे और दूसरी साइड से मैं खाया करती थी, शक भी नहीं होता था। लेकिन उस दिन मैंने कुछ नहीं खाया। जैसे आधी रात हुई, उन्हें सबको ये लगा कि मैं सो गई हूँ। और फिर उसके बाद में 1-1:30 बजे के टाइम पे मेरे हस्बैंड चुपचाप से उठ करके चले गए। मैंने सोचा शायद बाहर ऐसे ही गए होंगे। मैं चुपचाप से आड़ी आड़ी नज़र से देखती रही। थोड़ी देर के बाद मेरे ससुर जी मेरे कमरे में आ गए और आने के बाद में वो मेरे बेड पे लेट गए। मैं समझ गई कि ये चीज़ क्या हो रहा है मेरे साथ, क्योंकि कई दिन से वो चीज़ें मैं फ़ेस कर रही थी जो हस्बैंड वाइफ के बीच में होती है, लेकिन मैं समझ नहीं पा रही थी उस चीज़ को। फिर मैं चुपचाप लेटी रही। लेकिन उसके बाद जब उन्होंने मेरे हाथ लगाने की मुझे कोशिश करी, मैंने जब ही उठ करके चीख मारी और बाहर में दरवाजे से बाहर निकल कर आ गई, तो मुझे मेरी सास ने पकड़ कर बाल पकड़ कर के कमरे के अंदर कर दिया और कहा कि अगर बाहर निकली या आवाज़ बिल्कुल भी निकाली तो अच्छा नहीं होगा। मेरे ससुर ने मुझे 2-3 थप्पड़ मेरे मुंह के ऊपर मारे। मेरे सास ने
भी मुझे मारा और मेरे हस्बैंड ने भी, और ये कहा कि ये राज ही रहेगा, हमें वारिस चाहिए, किसी से भी हो लेकिन हमें वारिस चाहिए, इस घर का वारिस चाहिए। क्या ये हराम नहीं है? क्या ये सही नहीं है? मैंने उन लोगों के सामने हाथ पैर जोड़े लेकिन किसी की कुछ नहीं चली और उन्होंने वही मनमानी करी जो उनकी अपनी होनी चाहिए। कई रात ही मेरे साथ सिलसिला चला। मेरे माँ बाप से मेरी बातचीत बंद करा दी गई ताकि मैं अपने घर वालों को किसी को ना बता सकूं, और अगर मैंने बताया तो मुझे ये कहा गया या तो तुम्हें मार देंगे, नहीं तो तुम्हारे माँ बाप को हम ख़त्म कर देंगे। ये राज बन के रहना चाहिए। 3 महीने मेरे साथ इसी तरीके से होता रहा और 3 महीने के बाद में पता चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ। पर मैं किसकी माँ बनने वाली हूँ? अपने हस्बैंड की या अपने ससुर की? किसके बच्चे की माँ बनूँगी? मुझे बड़ी गैरत आती थी, शर्म आती थी कि अब ये राज किस तरीके से राज बन के रहेगा। घुटन होने लगी। जब भी मैं कभी इस बारे में आवाज़ उठाती वो मुझे मारते। मैंने बहुत चाहा कि बच्चा ज़ाया हो जाए लेकिन कुछ नहीं हुआ, क्योंकि उन लोगों के जब मेडिकल हुए थे मेरे हस्बैंड के और मेरे जेठ के, तो उसमें पता चला था कि वो कभी बाप नहीं बन सकते। दोनों के मेडिकल फेल थे और इस बात से ही पता चला था कि जो हमारे ससुर है वो बाप बन सकते हैं इस उम्र में भी। तो इसीलिए हमारी सास ने, हमारे ससुर ने ये फ़ैसला लिया। लेकिन ये कितना गलत फ़ैसला है। इंसान कितना हद से गिर सकता है ये मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। कई कई दिन मुझे भूखा रखा गया, कितनी बार मुझे मारा गया और ये कहा गया कि अगर तुमने ज़रा भी ये बात किसी को भी बताई तो वो दिन या तो तुम्हारी ज़िंदगी का आखिरी होगा या फिर तुम्हारे माँ बाप का। माँ बाप का जब मैं नाम सुनती, भाइयों का सुनती, तो मुझे डर लगता कि कहीं ये मेरे माँ बाप को या मेरे भाई को कुछ ना कर दे। इसीलिए मैंने अपनी आवाज़ को बंद रखा और देखते ही देखते फिर 9 महीने गुजर गए और मैंने एक लड़के को जन्म दिया। उन्हें तो वारिस मिल गया लेकिन मैं अपने आप को क्या करूं, क्योंकि अब मेरे ससुर को आदत हो चुकी थी। वो मुझे अपनी वाइफ जैसा समझने लगे थे। एक बाप के साथ में मैं इस तरीके से रह रही थी, अपने आप से घिन आया करती। कई बार मैंने अपने हस्बैंड से भी कहा कि ये बहुत गलत हो रहा है मेरे साथ। उन्होंने मुझसे साफ ये कह दिया कि जैसा चल रहा है वैसे ही चलता रहेगा, यहाँ रहना है तो ये सब कुछ करना होगा वरना तुम यहाँ से जा सकती हो, लेकिन इस राज को राज बन के ही रहना पड़ेगा। आज भी मैं इस घर के अंदर घुटन के अंदर रह रही हूँ और उनके बच्चों को जन्म दे रही हूँ, क्योंकि ये मेरी एक मजबूरी है, क्योंकि मैं एक औरत हूँ। औरत को कभी हक़ नहीं होता कि वो अपनी आज़ादी के लिए, अपने हक़ के लिए लड़ सके, क्योंकि उसके लिए उसकी अपनी छत नहीं होती, उसके अपना सहारा नहीं होता। माँ बाप उसे एक बोझ बना करके दूसरे के घर के ऊपर बोझ बना के डाल देते हैं। काश मैं अपने हक़ के लिए लड़ पाती, काश मैं अपने हक़ के लिए बोल पाती, लेकिन आज भी मेरी ज़बान के ऊपर वही ताला है जो कल लगा था, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं इस घर से निकली तो मेरे लिए और कहीं सहारा नहीं है। तो ज़िंदगी क्या इसी तरीके से मेरी कटेगी?